जय हिंद दोस्तों। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए जिसका नाम है कृषि। तो इसे आज हम वीडियो का पार्ट नंबर 4 के माध्यम से और लेसन नंबर 4 के माध्यम से आगे इसको बढ़ाते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी है। अगर हम बात करें पिछली वीडियो के माध्यम से, तो पिछली वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने इसके अंदर किसके बारे में जाना था? तो पिछली वीडियो के अंदर हमने इसके अंदर मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा था। बच्चों किसके बारे में पढ़ा था? मुख्य फसलों के बारे में जाना था। और इस वीडियो पार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी है। तो आइए बात करें। तो खाद्यान्नों के अलावा अन्य कुछ फसलें हैं जिसको हम खाद्यान्नों के रूप में भी या खाद्य के या खाने के लिए लेते हैं। गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवानी फसलें। अगर हम बात करें गन्ना, तो यह एक बच्चों ये उद्योगों के लिए कच्चा माल है। किस किस के लिए? चीनी उद्योग के लिए। तिलहन है तो तिलहन वे फसल होती है जिससे हमें क्या प्राप्त हो? तेल प्राप्त हो। इसके अलावा चाय और कॉफी कैसी फसलें? पेय फसलें हैं। कौन सी बच्चों? पेय फसलें। इन्हें हम बागवानी फसलें, और बागवानी फसलों के अंदर आम आम है, केलों के, संतरों, इनके बाग वगैरह, इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। बच्चों बहुत बार आता है ये फिलिप्स के अंदर, आपको बोर्ड के 10th बोर्ड का जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत बार देखने को मिलता है कि गन्ना एक डैश फसल है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी है बच्चों? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? तापमान। क्या चाहिए? तापमान। तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी पर आपको एक फसल याद आ रही होगी आपको कि और इतना ही टेम्परेचर बात करें तो मक्के की फसल के लिए चाहिए बच्चों। किसके लिए? मक्के के लिए। बस 75 सेंटीमीटर यानी 75 जो सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यानी एक साल के अंदर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा हो तो वहां पर क्या है? गन्ने की फसल क्या बोई जाती है। वो भी कैसे क्षेत्रों में? उष्ण और आर्द्र। आर्द्र यानी जहाँ की जलवायु कैसी हो? उष्ण हो, आर्द्र हो, नमी हो, उन क्षेत्रों में। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है। ये तो हमने क्या देखा कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अगर हम शारीरिक श्रम, अगर हम मेहनत की बात करें तो बच्चों वो क्या रहती है इसके अंदर? अधिक रहती है। लगभग गन्ने की फसल को पकने में लगभग बच्चों 1 साल का समय लगता है पूरा का पूरा। ब्राजील के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि ब्राजील के बाद भारत, अगर हम ब्राजील के बाद बात करें तो भारत दूसरा सर्वाधिक सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। और इससे हम क्या क्या बनाते हैं? चीनी, गुड़, खांडसारी शक्कर, शीरा वगैरह ये बनाया जाता है। अगर हम उत्पादक राज्यों की बात करें कि भारत में गन्ना कहाँ उत्पादन होता है, तो बच्चों ये अपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये क्या अपने प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये गन्ने के बारे में था कि गन्ना एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके अगर तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसके वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। अगर इसको उगाने की बात करें तो जलवायु कैसी होनी चाहिए बच्चों? उष्ण और आर्द्र। कैसी होनी चाहिए? उष्ण और आर्द्र। अगर बात करें तो ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है बच्चों? भारत है। इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है भाई गुड़ है, खांडसारी, शीरा वगैरह, चीनी वगैरह ये बन जाती है। उत्पादक राज्य कौन से है? तो उत्तरी भारत का क्षेत्र है जहाँ उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल वगैरह, तेलंगाना, आंध्र वगैरह और पंजाब हरियाणा ये है। अब हम पढ़ेंगे तिलहन फसलें। तो तिलहन फसलों अगर हम बात करें बच्चों तो 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा क्या था? तिलहन उत्पादक देश था। तिलहन फसलें वे फसलें होती है जिससे हमें क्या प्राप्त हो? तेल। क्या प्राप्त हो? तेल। अगर हम तुरैया की बात करते हैं तो उत्पादन में भारत विश्व का कनाडा दूसरा या चीन, उसके बाद तीसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। साथ में देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, सपोज करो अपने देश के अंदर टोटल 100% जमीन है तो केवल 12% जो अपने यहाँ फसलें हैं वो कौन सी बोई जाती है? तिलहन फसलें। तो 12% जो फसलें वो बच्चों कौन सी बोई जाती है? तिलहन फसलें बोई जाती है। तो 12% भाग पर तिलहन फसलें बोई
जाती है। जैसे तिलहन फसलों की बात करें तो मूंगफली, इससे तेल प्राप्त होता है, नारियल से होता है सरसों तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला और सूरजमुखी, ये सारी हमारी क्या प्रमुख तिलहन फसलें। अब इनसे होता क्या है, तो इससे ज्यादातर क्या होता है, खाद्य के लिए खाना बनाने में उपयोग कर लेते हैं इस तिलहन फसलों का। कुछ है जो साबुन, प्रसाधन या श्रृंगार का जो सजावट का सामान होता है वो बन जाता है। इसके अलावा उपटन उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है बच्चों, कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। तो ये कह रहा है कि मूंगफली क्या है, एक खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि जो हमारे यहाँ तिलहन फसलें होती है तो टोटल लगभग आधा जो भाग है वो मूंगफली ही उत्पादन अपने यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन में हो रहा है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूंगफली सर्वाधिक गुजरात के अंदर, कहां पर है बच्चों, वेस्टर्न भारत के, वेस्टर्न साइड है उस तरफ, ये ईस्टर्न साइड है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये वेस्टर्न साइड है और वहां पर क्या आएगा, गुजरात प्रमुख राज्य है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह ये है। और अलसी है वो अलसी और सरसों ये सर्दी के समय बोई जाती है। जैसे बात करें तो ये रबी की फसलें हैं, कौन सी बच्चों, रबी की फसलें। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक और वापस समझा देता हूँ। गन्ना एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान 21 से 27 सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। कौन सी जलवायु में, उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगा लो इसको। ब्राजील के बाद दूसरा स्थान, पानी कम, वहां सिंचाई की आवश्यकता, शारीरिक श्रम अधिक चाहिए, गुड़ चीनी खांडसारी शीरा बनता है इससे। और उत्पादक राज्य है कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, ये सारे, पंजाब, हरियाणा। दूसरा तिलहन फसलें तो 2018 के 18 में भारत भारत क्या है, विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान था। अगर तोरई उत्पादन में बात करें तो कनाडा चीन के बाद तीसरा स्थान है। अगर हम बात करें तो देश के अंदर कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर क्या है, तिलहन फसलें बोई जाती है। जिसके अंदर प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी है, मूंगफली, नारियल, सरसों तिल, सोयाबीन वगैरह, अरंडी, बिनौला वगैरह, ये सारी है। इसका ज्यादातर उपयोग क्या होता है, खाद्य खाद्य के लिए, वही खाने के लिए, खाना बनाने में। और कुछ इसका बाद का साबुन, प्रसाधन जैसे श्रृंगार का सामान वगैरह ये बन जाते हैं। या फिर उपटन उद्योग में भी क्या जाता है, काम आ जाता है कच्चे माल के रूप में। मूंगफली खरीफ की फसल है तो अलसी और सरसों किसकी हो गई, रबी की हो गई। और ये कह रहा प्रमुख मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है, गुजरात के अंदर होती है। उसके और भी उत्पादक राज्य कौन से है, राजस्थान और तमिलनाडु है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चाय के बारे में। चाय जिसका वह क्या स्वाद है। अगर हम बात करें तो अगला अपना जो टॉपिक है, अगला वो चाय। इसका बच्चों, चाय का। अगर हम बात करें बच्चों चाय की, तो सबसे पहले एक रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है बच्चों, रोपण कृषि है। सीधा सा याद रखना, चाय क्या है, एक रोपण कृषि का उदाहरण है। और जिसकी अगर, और यह एक पेय पदार्थ है, क्या है बच्चों, पेय पदार्थ। भाई चाय को हम खाते नहीं पीते हैं, ध्यान रखना, चाय और कॉफी दोनों क्या है, पेय पदार्थ है। आगे अगर बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में किसने की, अंग्रेजों ने की। किसने की बच्चों, अंग्रेजों ने की। अच्छे से देखते रहना, मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ इस जगह, तो ठीक है। हालांकि आपके सब देख भी नहीं छूटेंगे अपने, सारे सारे कवर होते जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। चाय क्या है, एक रोपण कृषि का उदाहरण है। क्या है, पेय पदार्थ है। कौन लेकर आया, अंग्रेज लेकर आए। आगे देखिए कंटिन्यू। चाय अधिकतर
अधिकतर चाय के बागानों के मालिक भारतीय है। अगर हम आज की बात करें तो आज के भारत के अंदर जो चाय के जो बागान है वो ज्यादातर भारतीय मालिकों के अंडर में है। भाई जो चाय के जो बाग होते हैं उसके जो मालिक है वो कौन है? इंडियंस है, भारतीय है। और चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कैसी? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु के अंदर ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल। या कहने का मतलब क्या है कि ये ढाल वाले क्षेत्रों में हो जाती है, जहां पर क्या है, जो जल है वो आसानी से क्या है, सुगमता से क्या है, नीचे की तरफ रह सके। चाय को उगाने के लिए ध्यान रखना बच्चों, जो पानी है वो चाय की जड़ में नहीं ठहरना चाहिए। तभी तो इस बुक के अंदर लाइन आ रखी है, क्या आ रखी है वापस देखो एक बार, कि ह्यूमस जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास, यानी आसानी से जिस स्थान से जल निकल जाए, और ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। तो चाय को ध्यान रखना बच्चों, ज्यादातर कौन से क्षेत्र? ढलवा। तो ढलवा क्षेत्रों में क्या की जाती है? चाय की फसल क्या की जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। ये पौधा हो गया अपने हिसाब से। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें। ये क्या करें भाई, जो नॉर्मल कोमल कोमल जो बारिश होती है, छोटी मोटी जो बारिश होती है, वो उसकी पत्तियों के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि चाय श्रम सघन उद्योग है। क्या है? चाय श्रम सघन उद्योग है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाय क्या है भाई? चाय के अंदर मेहनत, श्रम का मतलब क्या? मजदूर, मेहनत, सघन यानी बहुत ज्यादा है। तो ये यही कह रहा है कि जो चाय की खेती करते हैं, और ये साथ में पूंजी प्रधान है। कैसे बच्चों? पूंजी प्रधान, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी प्रदान का मतलब क्या है? अधिक पूंजी की आवश्यकता। क्वेश्चन आता है बाकायदा कि चाय के लिए भौतिक भाई भौगोलिक विशेषता बताइए। तो चाय रोपण कृषि का उदाहरण है, पेय पदार्थ है, अंग्रेज लाए थे, कहाँ उगाते हैं? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाते हैं। अगर बात करें तो चाय को ज्यादातर किन क्षेत्रों में? ढलवा क्षेत्रों में, जहां जल निकासी आसानी से हो सके। क्या हो सके? जल निकासी, जल भाई क्या है, आराम से क्या है, निकल सके उन क्षेत्रों में। चाय श्रम सघन उद्योग है। अगर बात करें तो अधिक पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और पाला रहित दिन, कैसे बच्चों? पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। लिख लो, नम व पाला रहित जलवायु। ध्यान रखना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। चाय कॉफी रट के जाना, अभी बता रहा हूं मैं इस चीज को। आगे, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, और इसके लिए प्रचुर मात्रा में सकुशल सस्ता श्रम, यानी बहुत ज्यादा क्या है, मेहनत और श्रम यानी मजदूर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की जो पत्तियां होती है, उसको चाय की कोई पत्ती है उसको क्या है, जो चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, बाग होते हैं, वहीं पर क्या संशोधित कर ली जाती है, वहीं पे उसको रिफाइन कर ली जाती है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, चाय भारत में कहां कहां होती है? तो चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र। अगर हम बात करें बच्चों तो असम के पश्चिमी बंगाल में एक तो असम, कहां पर? असम। दूसरा अगर हम बात करें पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी कहा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। अगर और एक और अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर भाई, ये तो असम का हो गया, असम असम का आ गया पूरा। ये बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, एक और चलो जलपाईगुड़ी, गुड़ी की पहाड़ियां, तो ये जलपाईगुड़ी। तो ध्यान रखना, जलपाईगुड़ी जो ये बंगाल वाला ये इलाका नहीं, ऊपर वाला, ये असम के जस्ट नीचे वाला इलाका,
ये जलपाईगुड़ी क्षेत्र है, चाय उत्पादक क्षेत्र है, जो कि जलपाईगुड़ी का इलाका है यहाँ। और पहाड़ियां और तमिलनाडु और केरल के अंदर, तो ध्यान रखना काका, असम, पश्चिम बंगाल में कहा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। इसके अलावा अगर बात करें तीसरा, तो केरल और तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, इस इलाके में भी चाय होती है। इनके अलावा और भी अपने भारत के अंदर बहुत राज्य जहाँ चाय होती है, जैसे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, मेघालय वगैरह, त्रिपुरा राज्यों में भी उगाई जाती है। 2018 के बाद भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि कौन से नंबर पर? भारत दूसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर आता है। तो बच्चों इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? चाय रोपण कृषि है, पेय पदार्थ है, अंग्रेजों ने शुरुआत की, वो लेके आया है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ढलुआ क्षेत्रों में जहाँ जल निकासी आसानी से हो सके, ह्यूमस की मात्रा होती है, नमी, तो वहां पर उगाई जाती है। और अगर हम बात करें तो एक श्रम सघन उद्योग है, पूंजी प्रधान उद्योग, इसके लिए पूंजी ज्यादा चाहिए होती है, मेहनताना ज्यादा चाहिए होता है। और चाय को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों को क्या बागानों में ही संसाधित कर लिया जाता है। चाय के क्षेत्र कौन से? असम का है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी इलाका आ गया, केरल और तमिल का इलाका आ जाता है। ये अपने चाय के क्षेत्र थे। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं लगे हाथ कॉफी को। अभी 2-3 दिन क्लास हो नहीं पाई, थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा नरम था। अगला अपने कॉफी। अब देखिए, अगर हम बात करें, भारतीय कॉफी पूरे विश्व में अपनी गुणवत्ता या क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय कॉफी संपूर्ण विश्व में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, हमारे देश में, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। बच्चों कौन सी? तो अगर हम बात करें कॉफी की, तो भाई अगर भारत की बात करें तो कॉफी है, अगर वो संपूर्ण विश्व में अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी कहां पाई जाती है? हमारे भारत में पाई जाती है। हमारे भारत के अंदर जो कॉफी उगाई जाती है वो कौन सी किस्म की है? अरेबिका किस्म की है। कौन सी है बच्चों? अरेबिका किस्म की है, जो कहां से लाई गई थी? यमन से। कहां से? यमन से। ये अगर बात करें तो अपने ये सऊदी अरब जो कंट्रीज है, जो सऊदी अरब वगैरह उसी के पास पड़ता है, यमन, ओमान, वो अफ्रीका के साइड और बीच में लाल सागर के आसपास जो तटीय इलाका है वहां पर ये यमन पड़ता है। ठीक है ना, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। आगे, इस किस्म की कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है, तो इसी कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण इसकी क्या है? मांग भी अधिक है, इसकी डिमांड भी अधिक है। और इसकी कृषि की शुरुआत, भाई इसकी जो कृषि की शुरुआत है वो कहां पर हुई थी? सबसे पहले तो बाबा बदून की पहाड़ियां। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियां। अब ये कहा है? तो ये केरल है। कहा है? तो यहाँ पर केरल साइड हुई थी, कर्नाटक साइड के, कर्नाटक के अंदर सॉरी, कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखना। बाबा बदून की पहाड़ियां कहा है? कर्नाटक। और इसके अलावा अगर बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या, जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये अगर हम भारत के अगर दक्षिणी तट की बात करें तो ये अपने है कोरोमंडल तट, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, दोनों के दोनों घाट है वो कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु के अंदर, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो इस इलाके में, तो ये भी क्या, कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। एक तो बाबा बदून की पहाड़ियां आ गई, कौन सी? कर्नाटक वाली आ गई, साथ में केरल का कुछ थोड़ा हिस्सा आ जाता है, और साथ में ये नीलगिरी का क्षेत्र आ जाता है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती। तो इतना अपने कॉफी के बारे में था। किसके बारे में था बच्चों? कॉफी के बारे में।
थोड़ा सा और देखिए इसके अंदर कि बागवानी फसलें, अब अगला है बागवानी फसलें में। कौन सा है? बागवानी फसलें। बागवानी फसलें, अगर हम बात करें तो 2018 में भारत विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत का किसमें? विश्व में। किस मामले में? फल व सब्जी में। कौन सा स्थान? सेकंड। कौन सा स्थान? सेकंड स्थान था। ठीक है। और भारत उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। और भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, नाग के आम, तो यहाँ पर क्या है? आम उगाए जाते हैं। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र वगैरह में। तो इसके अंदर ये फल वगैरह दे रखे कौन से राज्य में कौन सी जगह क्या क्या उगाए जाते हैं। जैसे आगे वे कह रहा है महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट वगैरह, ये जम्मू कश्मीर वगैरह, तो इनके अंदर क्या बहुत डिमांड रहती है, इन चीजों के बारे में दे रखा है। तो बच्चों ये तो आपके थी खाद्यान्नों के अलावा अन्य अखाद्य फसलें। कौन सी थी? खाद्यान्नों के अलावा अन्य अखाद्य फसलें। तो मेरे हिसाब से ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। अब अगला हम जो टॉपिक है बच्चों, वो हम करेंगे अखाद्य फसलें। कौन सी? अखाद्य फसलें। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम वीडियो, जो इसके हम जो वीडियो नंबर जो 5 बनाएंगे, उसके माध्यम से इस लेसन को अच्छे से समझते हुए, अखाद्य फसलों के बारे में जानते हुए, और अपने जो भूमिदान आंदोलन है उसके बारे में देखते हुए लेसन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।